हेलो एवरीबॉडी, आज ड्रामा में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो एक लव ट्रायंगल टाइप स्टोरी है जो लॉजिकली बहुत ज्यादा बिलीवेबल भी लगती है। एक ही लड़की से दो लड़कों को प्यार हो जाता है, जबकि लड़की तो बस एक ही लड़के को चाहती है और दूसरा लड़का फोर्सफुली उसे अपने प्यार में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता रहता है, जिसके लिए उसे 100 मुख्तलिफ तरीकों से हरास भी करता है। ड्रामे का नाम है द एयर, जो 2013 में रिलीज हुआ था और ये कोरियन ड्रामा है और लोगों को ये ड्रामा इतना ज्यादा पसंद आया था कि 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी लोगों में इस ड्रामे के लिए क्रेजीनेस पाई जाती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम टैन है, जो इस वक्त यूएसए में होता है। वो एक अमीरजादा है। इस वक्त वो समंदर में अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग को एंजॉय कर रहा होता है। अपेरेंटली तो उसको यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, लेकिन हकीकत में इसका सौतेला भाई ये चाहता था कि इसको बिजनेस और प्रॉपर्टी से किसी तरीके से दूर किया जाए। और इन सारी बातों का बहुत अच्छी तरीके से टैन को अंदाजा होता है और ये सारी बातें वो अपने दोस्त को बता रहा होता है। वो कहता है मेरे भाई को इस चीज से कोई भी गर्ज नहीं कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम पढ़ने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रिच हैं और अमीर लोगों के बच्चे अपने ड्रीम्स को चेज करते हैं, बुक्स को नहीं। इसलिए ना तो तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है और ना ही वापिस आने की। जबकि टैन के दिल में अपने भाई के लिए कोई भी बुरी सोच नहीं होती। वो अपने घर वालों के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा परेशान और उदास रहता है। उसकी सारी बातें सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम अपने माँ बाप और भाई को ये एहसास क्यों नहीं दिलाते कि वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। इस पर टैन कहता है मुझे अब उन सबकी सेल्फिशनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं इस कहानी के सेकंड मेन लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम योंडो है। ये भी एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और ये इस कदर बिगड़ा हुआ है कि अपने ही स्कूल के जूनियर्स को बुली करता रहता है। यहाँ पर भी इस जूनियर स्टूडेंट को अच्छी तरह से बुली करने के बाद वो अपने साथियों से कहता है यही सही कसर, तुम इसको मार पीट कर निकालो, और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे सामने आता है इस कहानी का फीमेल लीड कैरेक्टर, जिसका नाम योन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है और एक स्टूडेंट भी है, लेकिन अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मजबूर है। इस वक्त भी वो एक ऑटोमोबाइल शॉप पर फूड डिलीवरी करने के लिए आती है, जहाँ पर काम करने वाले दो आदमी इसको परेशान करने लगते हैं और साथ ही इसे अपने साथ घूमने का भी बोलते हैं। वो रेजिस्ट करती है और फूड का बिल मांगती है, लेकिन वो आदमी बार बार इसको छेड़ते हैं, जिस पर युन पुलिस को कॉल करने लगती है। ये देखकर वो दोनों आदमी इसको सॉरी बोलते हैं और युन बिल लेकर वापस चले जाती है। इस वक्त शॉप में युन भी होता है, सारा कुछ सुन रहा था और अब वो इसको जाते हुए बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखता है। अगले सीन में हम होटल में काम करता हुआ युन को देखते हैं, जो इतना ज्यादा काम करते हुए थक जाती है। जब वो काम करके वापस जाने लगती है तो वो देखती है कि यहाँ पर इसका दोस्त भी आया होता है, जो इसका वेट कर रहा होता है। इसका नाम चिन है और युन और चिन बचपन के दोस्त हैं। वो इसे अम्ब्रेला देकर कहता है आज मौसम खराब है, बारिश होने वाली है, इसे रख लो। इस पर युन उससे कहती है तो फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दोगे? तो वो कहता है ये मेरा कोट है ना, उसके लिए। फिर चिन यू को कहता है कि तुम कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? जिस पर वो कहती है बॉयफ्रेंड बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरी दुनिया और मेरा स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉब्स हैं। इतनी देर में वहाँ पर चिन की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिसका नाम बोना है, और बोना अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होती है और नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड किसी लड़की से बात तक करे। इसलिए चिन को अभी युन के साथ बैठे हुए और बातें करता हुआ देखकर इसे अच्छा खासा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस भी करती है और युन से कहती है तुम क्यों मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई हो, क्या इसे फंसाने का इरादा है? जिस पर युन उससे कहती है क्या मैं तुम्हें प्यारी दिखती हूँ जो किसी को भी फंसा लूंगी? फिर बोना चिन को वहाँ से लेकर चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं युन घर जाते हुए अपनी बहन से कॉल पर बात कर रही होती है, जो इस वक्त अमेरिका में है और कॉलेज में पढ़ रही है। युन उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रही है, जबकि वो यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड है और अब इससे लोगों के झूठे बर्तन नहीं धोए जाते। जबकि हकीकत में हम देखते हैं कि युन की बहन की हालत तो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है और जैसा वो युन और अपनी माँ को बताती है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड वुमेनाइजर है, अल्कोहलिक है और अब्यूजर भी है और वो कॉलेज भी नहीं जाती। फिर बारिश होने लगती है और जो अम्ब्रेला चिन ने यू को दिया होता है वो तो खुलता ही नहीं, जिस पर यून जल्दी से भागकर एक शॉप के शेल्टर के नीचे आ जाती है, जहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ड्रीम कैचर देखती है। उसी वक्त इसका अम्ब्रेला भी खुल जाता है, जिसको एक अच्छा साइन समझकर वो ड्रीम कैचर को बाय कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि चिन अपने डैड के साथ मौसम को एंजॉय करते हुए कुकिंग कर रहा होता है। वो अपने डैड को कहता है कि इनको कोई जीएफ बना लेनी चाहिए। इस बात को इसके डैड अवॉइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि एक लैंग्वेज कोर्स के लिए चिन अमेरिका जा रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अमेरिका जाने के बारे में युन को बताया है? जिस पर चिन अपने डैड को कहता है कि नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ थी, उसके पास टाइम नहीं था मेरी बात सुनने के लिए। इस सीन में हम देखते हैं कि युन की माँ किसी के घर पर मेड है और वो घर असल में टैन का ही है और वो एक डिसेबल लेडी है जो बात नहीं कर सकती।
ये टैन की माँ है जो इस वक्त टैन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो अपनी माँ की कॉल को पिक नहीं करता, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। ये लेडी बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक है और हर वक्त शराब पीती रहती है। तभी वहाँ पर वान आ जाता है जो इनका सुतेला बेटा है। यून की माँ जल्दी से इसके हाथ से वाइन का गिलास ले लेती है, जिससे हमें आइडिया होता है कि इस लेडी को इस घर में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि वो टैन के बाप की दूसरी बीवी है। फिर हम देखते हैं यून की माँ उसे खाना देती है जो वो टैन के घर से लेकर आई थी, जिसे खाने से यून इनकार कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है। और वो अपनी माँ को कहती है कि आपको वहाँ से खाना लेकर नहीं आना चाहिए था, हम बेगर्स नहीं हैं। जिस पर उसकी माँ उसको खाना लाने के लिए सॉरी कहती है और कहती है दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर उसकी माँ उससे बताती है कि उसकी बहन की शादी है और इसलिए वो अपनी बेटी को कुछ पैसे भेजना चाहती है। ये सुनकर यून को एहसास होता है कि उसकी बहन तो सेट हो गई है, लेकिन शायद वो सारी जिंदगी होटल्स में बर्तन धोते धोते अपनी माँ के साथ ही जिंदगी गुजार दे और अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ पैसे भेजने के लिए बैंक जाती है और जिद करती है कि मैं पैसे देने के लिए खुद जाऊंगी और मैं बैंक से पैसे नहीं भेजूंगी। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि जिससे तुम्हारी बहन शादी कर रही है वो बहुत ही ज्यादा रिच है और तुम्हारी बहन हम दोनों की वजह से उसकी नजरों में एम्बेरस हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने होने वाले रिच हस्बैंड को हमसे मिलवा सके। लेकिन यून नहीं मानती और वो अगले दिन अपना पासपोर्ट बनने के लिए दे आती है और घर आकर जब वो अपनी माँ को ये बात बताती है तो उनकी तरफ से बहुत नॉर्मल सा रिस्पॉन्स देखने में आता है, जैसे उनको दुख तो हो लेकिन वो अपनी बेटी के सामने एक्सप्रेस ना करना चाहती हूँ। जिस पर यून को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो दूसरी साइड को मुंह करके बहुत ज्यादा रोती है। पीछे बैठी इसकी माँ इसके रोने से बेखबर व्हीट पाउडर बना रही होती है, जबकि इनकी पहली बेटी की तरह इनकी दूसरी बेटी भी इनको हमेशा के लिए छोड़ जाने का इरादा कर चुकी है। फिर हम देखते हैं ईस्टर जो कि रिचल की माँ है, वो दूसरी शादी कर रही है, जिस पर रिचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चाहती है कि वो अपनी माँ को रोके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। रिचल असल में डैन की गर्लफ्रेंड है और दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचल, उसकी माँ ईस्टर, युंडो और उसका डैडी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। असल में जिसके साथ ईस्टर शादी कर रही होती है वो युंडो की डैडी ही है और युंडो और रिचल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। युंडो के डैडी युंडो को कहते हैं कि आज से रिचल तुम्हारी बहन है, इसलिए आज से तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। जिस पर युंडो कहता है क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी टाइप की है। इसकी ये बात सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। युंडो के डैडी उठकर सीधा इसके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर युंडो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होता है और वहाँ से चला जाता है। रिचल भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारी तरह अपनी माँ की इस शादी से खुश नहीं हूँ। जिस पर युंडो से कहता है ये शादी नहीं है, सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्सक्यूज है और हमारी क्लास में ऐसी बहुत सी शादियाँ होती हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यून अमेरिका आ चुकी है, वो एयरपोर्ट पर खड़ी होती है। दूसरी तरफ रिचल भी उसी वक्त एयरपोर्ट से बाहर खड़ी होती है। रिचल को लेने एक ड्राइवर आया होता है, वो असल में टैन से मिलने यहाँ आई है क्योंकि एक तो वो अपनी माँ की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है और दूसरा टैन काफी दिनों से इसके कॉल को पिक नहीं कर रहा होता, इसलिए वो इससे मिलने के लिए खुद ही यहाँ आ गई। इसने अपने यहाँ आने का टैन को बताया भी था, लेकिन वो फिर भी इसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आता। वो किसी को कॉल पर झूठा बता रही होती है कि हाँ टैन मुझे लेने के लिए आया है, वो भला मुझे कैसे अकेला छोड़ सकता है और वो बहुत ही ज्यादा लंबा और हैंडसम हो गया है। ये सुनकर यून उसके ड्राइवर को देखने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा एजड होता है। उसे लगता है कि शायद ये सारी खूबियां ये अपने ड्राइवर की गिनवा रही हो, लेकिन ड्राइवर को देखने के बाद वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। रिचल उसे हंसता हुआ देखकर कहती है तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही हो, जिस पर यून थोड़ा सा ड्रामा करती है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, मैं सिर्फ और सिर्फ चाइनीज बोलती हूँ। यून भी सियानी होती है, वो गेस कर ही लेती है कि उसको कोरियन आती है। यून उसे रीजन बताती है कि हम दोनों का हाल एक ही जैसा है, ना मुझे रिसीव करने के लिए कोई आया और ना ही तुम्हें रिसीव करने के लिए, और ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। फिर बाय कहकर वहाँ से चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, टैन अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग एंजॉय कर रहा होता है जब यून भी वहाँ बने हुए ब्रिज पर आकर खड़ी हो जाती है और लोगों को बीच पर देखकर सोचती है कि क्या वाकई में मैं फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ और ये सब लड़के कितने ज्यादा लकी हैं जो इतनी ज्यादा लड़कियों के बीच खड़े हैं। तभी टैन की नजर यून पर पड़ती है। यून वहाँ से जाने लगती है। टैन एक बार फिर से उसको देखता है। यून अब अपनी बहन के घर आ जाती है, लेकिन वहाँ उसकी बहन नहीं होती और उसका बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ होता है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टैन एक रेस्टोरेंट पर बैठा एक ऐसे लिख रहा होता है और अपने भाई की कही गई बुरी बातों की याद में खोया होता है, जिनका मकसद है टैन को अपने रास्ते से हटाकर हर चीज पर खुद कब्जा जमा लेना, जबकि टैन तो अपने भाई से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोरिया में बैठा हुआ टैन का सौतेला भाई अपने वर्कर्स के साथ बहुत रूडली बात करता है। जब उसको पता चलता है कि उसके डैडी भी ऑफिस आने ही वाले हैं तो इसको बहुत ही
ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके डैडी घर पर बैठकर आराम क्यों नहीं करते और मुझे अकेले को बिजनेस क्यों नहीं डील करने देते। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यून अपनी बहन को ढूंढते हुए उसी रेस्टोरेंट के सामने आ जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। उसे उसकी बहन सामने नजर आ जाती है। वो काम कर रही होती है लेकिन लोगों का बिहेवियर उसके साथ अप्रोप्रिएट नहीं होता। वो अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा गौर से देखते हुए रोने लग जाती है। जब टैन की नजर उस पर पड़ती है और वो इसे गौर से देखने लगता है, यून की बहन इसे देखकर इसकी तरफ भागती है। यून को पता चल चुका है कि इसकी बहन ने सब कुछ झूठ बोला था। वो ना तो किसी कॉलेज में पढ़ती है, ना ही इसकी शादी हो रही है, बल्कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के नशे को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट पर लोगों की गंदी नजरों को फेस करते हुए काम कर रही है। यून की बहन उससे कहती है, तुम माँ को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? जिस पर यून उससे कहती है, तुमने हमसे झूठ बोला और तुम मेरी लास्ट होप थी कि तुम्हारी वजह से शायद मेरी भी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन तुमने तो खुद को ही बर्बाद कर लिया, तुम मुझे क्या संभालोगी? लेकिन उसकी बहन को तो किसी बात की शर्मिंदगी नहीं होती। वो इसका बैग छीन कर इसमें से पैसे निकाल कर भाग जाती है। ये सब टैन बहुत गौर से देख रहा होता है। टैन के भाग जाने के बाद यून बहुत बुरी तरह से बच्चों की तरह रोने लगती है और अपनी बहन के पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैग खुला हुआ वहीं पर पड़ा हुआ था। वो एक नजर अपनी बहन को भागते हुए जाता देखती है और दूसरी नजर पीछे मुड़कर अपने खुले हुए बैग को देखती है। फिर वो बैग की तरफ वापस आकर कपड़े बैग में डालना लगती है। टैन का दोस्त यून की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और यून के बैग में से व्हीट पाउडर का पैकेट ड्रग समझकर लेकर भाग जाता है। यून भी इसके पीछे भागती है क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई थीफ है। टैन भी इनके पीछे पीछे ही होता है। आगे जाकर टैन का दोस्त गिर जाता है, जिससे पैकेट खुलकर उसके मुंह में गिर जाता है और इस पर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है। टैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यून को कहता है कि इमरजेंसी कॉल करो, लेकिन वो कहती है मेरे पास तो फोन ही नहीं है। फिर वो दोनों इसको लेकर हॉस्पिटल आते हैं और पुलिस ऑफिसर यून से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यून तो अच्छा खासा डर जाती है, ऊपर से उसकी इंग्लिश भी पुअर होती है। वो समझ नहीं पाती कि पुलिस ऑफिसर उसे क्या कह रहा है। यहाँ पर टैन उसकी हेल्प करता है। पुलिस ऑफिसर के सामने जाकर प्रीटेंड करता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और चूंकि पुलिस ऑफिसर टैन को पहले से जानता था, इसलिए यून की जान छूट जाती है। लेकिन फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर यून का पासपोर्ट रख लेता है। फिर टैन उससे कहता है अब तुम कहाँ जाओगी? इस पर यून उससे कहती है मेरी बहन पास ही रहती है, मैं उसके घर जाऊंगी। टैन कहता है इतने झगड़े के बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अपने घर पर रहने देगी। जिस पर यून उससे पूछती है क्या तुम सब देख चुके हो? फिर यून उससे कहती है तुम मुझे मेरी बहन के घर पर ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें फ्यूल के लिए पे कर दूंगी। जिस पर टैन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम का हल पैसा है या फिर तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो? फिर वो उसे ड्रॉप कर देता है। यून बेल डोर करती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। टैन उससे कहता है तुम्हारी बहन तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी। जिस पर यून कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लगता है अभी वो घर पर नहीं है। फिर टैन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और यून वहीं बैठकर उसका वेट करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ आवारा शराबी आ जाते हैं। यून उनसे डरकर छुप जाती है और वो चले जाते हैं। तो यून अपने बैग को पकड़ती है और रोड पर चलना शुरू कर देती है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आती है और यून के पास आकर रुक जाती है। यून घबरा जाती है कि ये कौन है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि टैन होता है जो इसे अपने साथ घर चलने को कहता है। यून कंफ्यूज होती है, वो फैसला नहीं कर पाती कि उसको टैन के साथ जाना भी चाहिए कि नहीं। फिर वो टैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर रहना महफूज होगा? पर टैन उससे कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस रोड से ज्यादा तुम मेरे घर पर महफूज होगी। फिर यून टैन के साथ इसके घर पर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यून की तो आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं। वो टैन से पूछती है क्या ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? टैन उसे बताता है कि हाँ ये मेरा घर है और मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं रहती। फिर यून उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या कोई ड्रग डीलर हो या कोई माफिया? जिस पर टैन उसकी बात सुनकर मजे से कहता है हाँ मैं स्मगलर हूँ और अब मैं तुम्हारी दोनों किडनीज निकाल कर सेल करूंगा। और ये कहते हुए उसे डोर तक ले आता है, जिस पर यून डर जाती है। अब यून रूम में आ जाती है, शूज उतारती है, अपने बाजू और पाँव को हल्का सा दबाती है। फिर उसे भूख महसूस होती है। वो लाइट्स को ऑन किए बगैर ही किचन की तरफ जाती है। उसे किचन की तरफ जाता हुआ टैन दिखता है। वो आकर फ्रिज में से एक्सपायर खाना निकाल कर खाने लगती है। तभी वहाँ पर टैन आ जाता है और उसे कहता है तुम अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? यून सबसे पहले तो उसको सॉरी बोलती है और फिर उसे बताती है कि मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए मैं एक्सपायर फूड ही खा रही हूँ। फिर वो कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है कि ये पैसे इस फूड के लिए जो मैं खा रही हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर टैन उसे रोककर कहता है ये सब साफ कौन करेगा? फिर वो यून से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर नाम बताने के बजाय यून कहती है मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉन मिस्टर योंग के साथ कॉरिडोर में से गुजरते हुए अपने अमेरिका की ट्रिप की प्लानिंग कर रहा होता है, जहां पर इनके बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और उसके डैडी चाहते हैं कि वो ये मीटिंग अमेरिका जाकर टैन को अपने साथ ले जाकर अटेंड करे। जिस पर वॉन एग्री नहीं करता और अपने डैडी से बात करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर टैन की माँ एक दरवाजे से कान लगाकर बातें सुन रही होती है और जिस कमरे के बाहर खड़ी ये बातें सुन रही होती है
वहाँ पर टैन के फादर की पहली बीवी उनके साथ बैठी हुई होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक और सख्त खातून है। उन्होंने खुद ही अपने हस्बैंड को टैन की माँ से शादी की इजाजत दी थी। जॉन रूम में आ जाता है और इस लेडी से ठीक तरह से बात नहीं करता। इस पर वो लेडी इससे कहती है, मैंने तुम्हें 10 साल अपनी औलाद की तरह पाला है, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाती है और इस बात से हमें पता चलता है कि ये वान की माँ नहीं है। फिर वान अपने डैडी से कहता है वो अमेरिका बिजनेस मीटिंग के लिए खुद अकेला जाना चाहता है और वो टैन को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। जिस पर उसके डैडी उससे कहते हैं कि कंपनी का मालिक मैं हूँ और जो मैं चाहूंगा वही होगा, तुम्हें टैन के साथ ही मीटिंग को अटेंड करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपनी माँ को कॉल करती है और जो कुछ इसने यहाँ पर देखा होता है वो सब कुछ छुपा लेती है और अपनी माँ को झूठ बताती है कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है और वो अपनी बहन के घर पर ही है। ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ा टैन सुन लेता है और फिर अंदर आ जाता है। यून जल्दी से उठ खड़ा होती है और उसे कहती है तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक करना चाहिए था। जिस पर टैन डोर बजाता है। फिर यून उसे सॉरी कहती है और कहती है ये तुम्हारा घर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। टैन उसे सैंडविच देता है। यून थैंक्स कहती है। टैन उसे मजाक में कहता है कि ये सैंडविच तुम्हारी किडनीज के लिए बहुत अच्छा है। जिस पर यून को उसकी बात याद आ जाती है और इसके कमरे से जाने के बाद वो डोर को चेयर और टेबल से बंद करने लगती है। टैन ये सब ग्लास मिरर में से देख रहा होता है और कहता है मैंने फजूल में ही इसको खाना खिला दिया। फिर यून कपड़े चेंज करने लगती है और टैन ये देखकर वहाँ से फौरन भाग जाता है। सुबह के टाइम आँख खुलने पर यून घर से बाहर आकर देखती है तो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। तभी टैन भी वहाँ आ जाता है और इसे देखने लगता है। फिर टैन अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है जब यून उसे बताती है कि मैं भी अपने सिस्टर के घर के लिए निकलने लगी हूँ। जबकि टैन लैम एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारी सिस्टर अभी घर पर ना हो तो तुम वहाँ ना जाओ। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी और तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे स्कूल चलो। फिर वो दोनों उसके स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। असल में टैन यून के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता है। स्कूल से वापसी पर यून टैन के मोबाइल से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साइन इन होकर चिन को मैसेज करती है और बताती है कि वो इस वक्त अमेरिका में है और उसको हेल्प की जरूरत है और सारी प्रॉब्लम डिटेल में बताती है, जिससे टैन को थोड़ी सी जेलसी होती है। इसे लगता है कि चिन शायद इसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर इसकी बहन काम करती थी। लेकिन वहाँ पर आकर इनको पता चलता है कि बहन यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुकी है और यून के लिए उसने एक मैसेज छोड़ा होता है कि वो वापस कोरिया चले जाए और उसकी फिक्र ना करे, वो बहुत जल्दी इससे कांटेक्ट करेगी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही यून की बहन का बॉयफ्रेंड उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गई। फिर वो यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर टैन उसको दो लगाता है। इस आदमी के दो मोटे ताजे दोस्त इसकी मदद को आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही यून टैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाती है।